इस वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का बुक को रिवीजन करेंगे। 2025-26 में जो निकाला गया है यह वन लाइनर में पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन इस बुक में किया गया है। आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। भारत का भूगोल में पहला टॉपिक है सामान्य परिचय, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा दर्शाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। भारत अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप है। 9 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप में स्थित है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या 9 है। भारत में समुद्र तट से छूने वाले राज्यों की संख्या 9 राज्य समुद्र तट से छूने वाले हैं। 9 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को। मिनी क्वाई और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश से लगती है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण द्वंद रेखा के नाम से। लक्षद्वीप निर्मित है प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप निर्मित है। भारत मानक समय अपनाया गया है देशांतर का 82.5 डिग्री पूर्व का। भारतीय मानक समय अपनाया गया है देशांतर का 82.5 डिग्री पूर्व को। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था गोंडवाना लैंड का। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी आगे चलता है 5.5 घंटा आगे है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में। भारत का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सबसे अधिक प्रभावित है कोरोमंडल तट। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर का नाम आइजोल है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर का नाम आइजोल है। भारतीय राज्यों की समान सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से 9 देश है। भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती है 9। गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करता है यमुना नदी। गंगा का उत्तर और दक्षिण सीमा निर्धारण यमुना नदी करता है। चुम्बा घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में। चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का सीमा है। नेपाल के साथ में सामान्य सीमा किसका है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है मालाबार तट। गोवा और कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट स्थित है। गोवा और कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट स्थित है। भारत की स्थल सीमा देश से लगती है 7 देश से। भारत की स्थल सीमा 7 देश से लगती है। भारत अवस्थित है अक्षांश में जो है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर में है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के पूर्व मध्य में स्थित है पूर्व में। तो भारत अवस्थित है अक्षांश में उत्तर से बोलेगा तो अक्षांश जो होगा इसका कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। और देशांतर पूछेगा तो बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 पूरब तक है। 68 7 से 97 25 पूरब है। और अक्षांश बोलेगा तो यह होगा 8 4 से उत्तर से 37 6 उत्तर तक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का उत्पन्न है। द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है यह प्रवाल उत्पत्ति का है। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर कितना 5.5 घंटा आगे चल रहा है। ओसम कुल मिलाकर राज्यों में कुछ केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है 7। असम जो है कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। असम जो है कुल 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। भारत का क्षेत्रफल संसार का 2.42% है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या से अधिक यहाँ पे निवास करते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। यह दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। पाक जलसमूह मध्य के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका। नया राज्य बना है तेलंगाना। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कोरोमंडल तट है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले को कोरोमंडल तट बोलते हैं। मालाबार तट हो जाएगा और अरब सागर के बगल वाला भी तट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत में
कर्क रेखा भारत के राज्य से 8 राज्य से गुजरती है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 से 97.25 देशांतर विस्तार है भारत का। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी को। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना गया है 82.5 डिग्री पूर्वी को। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश के साथ। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश का नाम है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है। भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश, भारत का मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश का नाम है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? वह है 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर में है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम पश्चिम बंगाल है। भारत का अधिकतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत के साथ भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है म्यांमार। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा यह करता है म्यांमार करता है। उत्तरी बिंदु बोलेगा तो बोलेंगे इंदिरा कॉल, छोटा हो जाएगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। अगला फिर है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सब सर्वाधिक लंबा सीमा बनाता है वह है म्यांमार है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है म्यांमार है। भारत भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन कितना परसेंट है? 24.62% है। 2016 के अनुसार ये बता रहा है 24.62%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी मध्य भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है यह कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चल रहा है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है वह राज्य का नाम सिक्किम है। सिक्किम का जो सीमा है, सिक्किम राज्य की सीमा, सिक्किम जो भारतीय राज्य है इसका सीमा जो है तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है वह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध है। भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो जिस गोलार्ध में स्थित है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। भारत स्थित कहाँ पे? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है पर्वतीय पठार एवं मैदान क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे, जिसमें पहले दिया है कश्मीर घाटी। किस प्रकार की घाटी है? यह है विवर्तनिक घाटी। कश्मीर घाटी विवर्तनिकी घाटी है। जोजिला दर्रा या जोजिला सुरंग स्थान को जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? जोजिला सुरंग जोड़ता है। छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है रांची में। रांची में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है या काराकोरम में। बाल्टोंगे है हिमनद अवस्थित है काराकोरम में बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ को बागर कहते हैं, नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत का अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल तो था लक्षद्वीप और मिनिकॉय को था। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा 30% है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र का पर्वत जो है 30% है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को K2 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी K2 है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंचाई जो है विशाखापट्टनम में कितना है? भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंचाई चोटी है जो विशाखापट्टनम में है 1680 मीटर है। जबकि महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर दूसरा है। भारत के पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम विशाखापट्टनम है जो 1680 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम जो 1680 मीटर है और दूसरा है महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम 1680 मीटर और महेंद्रगिरी है 1501 मीटर दूसरा है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम, सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, उसके उत्तर जाएंगे तो जास्कर के उत्तर में लद्दाख, लद्दाख के उत्तर में चला जाएगा काराकोरम हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिण में हो जाएगा पीर पंजाल, उसके उत्तर हो जाएगा जास्कर, जास्कर के उत्तर होगा लद्दाख, लद्दाख के उत्तर में होगा काराकोरम। सबसे उत्तर में काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, जास्कर के दक्षिण में चले जाएंगे तो पीर पंजाल हो जाएगा। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन है 76 किलोमीटर में। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद सियाचिन 76 किलोमीटर। दूसरा हिमनद हो जाएगा
हिस्पर है 61 किलोमीटर है हिस्पर। भारत हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद का नाम है सियाचिन 76 किलोमीटर में, और दूसरा जो है हिस्पर 61 किलोमीटर में है। भारत में भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं गंगा नंगा पर्वत और कामेत है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत और कामेत है। नंगा पर्वत और कामेत है भारत में हिमालय पर्वत की चोटी है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिया तो बोलेंगे सबसे उत्तर में हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण चलेंगे तो लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर, जास्कर के दक्षिण में पीर पंजाल, पीर पंजाल हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए तो। उत्तर में सबसे हो जाएगा काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख बगल में ही है। लद्दाख के बगल में जास्कर मिलेगा, जब भी मिलेगा जास्कर। पीर पंजाल जब भी मिलेगा तो जास्कर के बगल में मिलेगा। नेक्स्ट है कि नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। नोकरेक चोटी जो है मेघालय में स्थित है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में बताना। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई ऊंचाई से घटते क्रम, सबसे ज्यादा ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उससे थोड़ा सा कम कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा से कम है मकालू, मकालू से भी कम ऊंचा है धौलागिरी का, धौलागिरी से भी कम है नंगा पर्वत। सबसे कम ऊंचा है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से थोड़ा ऊंचा है धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत से थोड़ा सा ऊंचा कौन है? मकालू, मकालू से ऊंचा है कंचनजंगा, कंचनजंगा से ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध का सही क्रम क्या है? यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालाबार पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब है यह अरावली से घिरा हुआ है। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली से घिरा है, इसका पश्चिम भाग मालाबार पठार है। नेक्स्ट है पर्वत श्रेणियों से विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। विंध्याचल जो श्रेणी पर्वत श्रेणी है यह गंगा के मैदान और दक्कन पठार को अलग करता है। विंध्याचल श्रेणी जो है गंगा और दक्कन पठार को विभाजित करता है। विंध्याचल श्रेणी गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। लिपुलेख तथा उत्तराखंड में, लिपुलेख उत्तराखंड में है। मिकिर पहाड़िया असम में राज्य में है। मिकिर पहाड़िया असम राज्य में, लिपुलेख कहाँ पे? उत्तराखंड में है। भारत के पूर्वी तटीय भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रेणियों में पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीर पंजाल को पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अटल टनल किसको पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल को, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है पूर्वी पीर पंजाल, जिसको अटल टनल पार करती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में मारवाड़ स्थित है। राजस्थान के पश्चिम भाग में मारवाड़ स्थित है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा से हुआ है। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा से हुआ है। दक्कन ट्रे पठार का गठन हुआ था क्रिटेशियन काल में। दक्कन ट्रे पठार का गठन जो हुआ क्रिटेशियन काल में हुआ था, क्रिटेशियन। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक सिक्किम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से भी अधिक है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से भी अधिक सिक्किम राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम है कार्डेमम पहाड़ी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम कार्डेमम पहाड़ियां है। फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कल्लू और स्पीति घाटी को कौन जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है? कल्लू और एवं स्पीति घाटी को। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर है। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर। औसत ऊंचाई बोलेगा तो 100 मीटर बोलेंगे। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची पहाड़ी है। भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला इलायची पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। थार क्षेत्र राजस्थान में है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है जो हिमालय का पर्वतीय पदीय क्षेत्र है। हिमालय का पर्वतीय पदीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम जानते हैं? पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं। हिमालय की उत्तरी चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था, एक सर्वेक्षक था। हिमालय की उत्तरी चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट को खोजने वाला व्यक्ति का नाम एक सर्वेक्षक था हुआ। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली। सबसे पुराना पर्वत जो है ये कौन है? अरावली श्रेणी है।
भारत का सबसे अधिक विस्तार मैदान कौन सा है? मध्य गंगा का मैदान। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान मध्य गंगा का मैदान है। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलान पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यह अरावली पर है। अरावली जो भारतीय पर्वत श्रृंखला है जिस पर दो दो ढलान पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट वह पहाड़ी है जिस पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिल जाता है। भू आकृतियों में सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग में घिरा हुआ है। भू आकृति में सोमेश्वर पहाड़ी जो श्रेणी है यह है बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग में घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार में कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य पश्चिम घाट को सह्याद्री बोलते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाडविन आस्टीन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश को शिवालिक कहते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक युग में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक काल में। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी एवं पालना पहाड़ी मिलता है अन्नाई मुड़ी में। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी ये तीनों मिल जाता है कहाँ पे? अन्नाई मुड़ी में। अन्नाई मुड़ी में कौन कौन मिलता है? ये अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलता है। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर को नामचा बरवा कहते हैं। हिमाद्री के पूर्वी छोर को नामचा बरवा बोलते हैं। हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम को कहते हैं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटी में विभाजित किया गया उसका नाम है तीन पेटी जिसमें है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयिकित पर्वत समूह से। नवीन वलयिकित पर्वत समूह से हिमालय उत्पत्ति हुआ था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ था नवीन वलयित पर्वत समूह से। दिहांग दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तैरते द्वीपों के झील को कहते हैं लोटक झील। तैरते द्वीपों के झील को लोटक झील कहते हैं। लोटक झील जो है तैरते हुए द्वीपों का झील है जो मणिपुर में है लोटक झील। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं भारत म्यांमार सीमा है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं वह भारत और म्यांमार सीमा है। भारत म्यांमार सीमा वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे आप पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं। भारत में म्यांमार सीमा पर वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे पार किए बिना वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे आप पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं वह सीमा का नाम है भारत म्यांमार सीमा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय कुमायूं सतलज और काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नाई मुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम अन्नाई मुड़ी है। सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हो गया। सिंधु और सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय। सिंधु सतलज के मध्य में पंजाब हिमालय। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। भारत के द्वेषा पास दर्रा स्थित हिमाचल प्रदेश में। भारत के द्वेषा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। दंडकारण्य पठार स्थित छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को जाना जाता है सह्याद्री नाम से। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग को सह्याद्री के नाम से। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और बृहद हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के खारे पानी का झील स्थित है सोमू
सोमोरिरी है, सोमोरिरी। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी का झील कहाँ पे है? सोमोरिरी में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, अन्नाईमुड़ी। जास्कर, जास्कर हिमालय किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत है? ट्रांस हिमालय। जास्कर हिमालय जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत में जास्कर हिमालय श्रेणी का भाग है। कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में है? अरावली की पहाड़ी भारत के सबसे उत्तर में है। अरावली की पहाड़ी जो संरचना है भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। जेपला, जेपला दर्रा स्थित सिक्किम में। जेपल, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के मिजोरम में है। गारो पहाड़ियां अवस्थित है मेघालय में। गारो पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ियां मेघालय में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है पालघाट दर्रा है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में और दक्षिण भारत में कौन स्थित है? पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग दक्षिण भारत में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियां अवस्थित है बिहार में। बिहार में डुंगेश्वरी पहाड़ियां स्थित है। बिहार में कौन सा पहाड़ियां स्थित है? डुंगेश्वरी। डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में स्थित है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को कहते हैं शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग शिवालिक हिमालय हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला पास जो है सिक्किम में है। भारत में विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु में। भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। जो जिला दर्रा है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नीला पहाड़ है, नीलगिरी को नीला पहाड़ कहते हैं। नीला पहाड़ सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला किसके बीच में? तापी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। तापी और नर्मदा के नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है श्रृंखला स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी का नाम केटू है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है। गार्डविन ऑस्टिन है केटू। विश्व का दूसरा ऊंचा चोटी, हिमालय के बाद इसी का नंबर है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुआ था ट्रसियन काल में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति ट्रसियन काल में हुआ था। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की जो वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा बनाती है अरावली है। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली है। सिक्किम भारत के एवं चीन एक दूसरे से जुड़ा है, नाथुला दर्रा है। सिक्किम भारत का जो सिक्किम है और चीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नाथुला दर्रा से जुड़ा हुआ है। अरावली पहाड़ियां स्थित है राजस्थान में। अरावली पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है। अरावली पहाड़ियां राजस्थान में। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन, या सिक्किम में शायद है क्या? काराकोरम पर्वत श्रेणी का मूल नाम क्या है? कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का मूल नाम कृष्णागिरी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों घिरे हुए हैं सतपुड़ा पर्वत से। नर्मदा और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से घिरी हुई है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। माउंट आबू राजस्थान में प्रसिद्ध क्यों है? जैन मंदिर के लिए माउंट आबू राजस्थान में प्रसिद्ध है। पश्चिम घाट में प्रचलित केंद्रमुख है पर्वत चोटी हेतु है। पश्चिम घाट में प्रचलित केंद्रमुख है पर्वत चोटी हेतु है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, अंडमान और बैरन है। सॉरी, नारकोडम और बैरन भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारत क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोटम और बैरन है। नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झील। डीवी द्वीप किस सरिता से मध्य है? कृष्णा नदी के बीच में कौन सा द्वीप है? डीवी द्वीप है, कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। कृष्णा नदी के मध्य में डीवी द्वीप स्थित है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में मैकाल श्रेणी के पास में। सोन नदी का उत्पत्ति जो है अमरकंटक में है, मैकाल श्रेणी से निकलता है। डल झील स्थित है श्रीनगर में। संसार का सबसे गहरा झील का नाम बैकाल झील है। संसार का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में चिल्का है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है। भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात जोग है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है और भारत में दूसरा बड़का जलप्रपात भी जोग है। ऊंचा भी सबसे बड़ा है जोग, और भारत में दूसरा बड़का जलप्रपात जोग है। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। सांभर झील निकटतम जयपुर राजस्थान में सांभर झील है। लेगुन है, छिछला झील को लेगुन झील बोलते हैं। जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम जयसमंद झील। भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील कृत्रिम झील है यह। और दूसरा बड़का झील बोलेंगे तो जोग झील है, जोग। दूसरा सागर जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात गोवा में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। श्रीनगर मानस झील अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। श्री नसर नसर मानस झील जम्मू कश्मीर में है। बिहार में स्थित है।
गोखुर झील है, कांवर झील। बिहार का जो गोखुर झील है, कांवर झील है। कांवर झील बिहार में गोखुर झील है। धुआंधार से प्रपात का संबंध है नर्मदा घाटी से। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से धुआंधार प्रपात का संबंध है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का है। चिल्का झील जो है भारत में सबसे बड़ी नमक पानी का झील है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील का नाम बुलर झील है। बुलर झील है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। हुरन जलप्रपात अवस्थित है स्वर्ण रेखा पर। हुनरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। भारत और नेपाल के बीच सीमा है काली काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है काली नदी है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी को। हुगली नदी को टी पार्क के रूप में विकसित करने का पश्चिम सरकार का यह योजना है। कारगिल स्थित है सूर नदी के किनारे। कारगिल कारगिल स्थित है सूर नदी के किनारे में स्थित है। सूरू सूरू नदी के किनारे में कारगिल है। राजस्थान और गुजरात के बहने वाले लूनी का उद्गम स्थल कहाँ पे? पुष्कर घाटी में। राजस्थान और गुजरात के दाहिने वाल सॉरी बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी से। पुष्कर घाटी से राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। चिनाब नदी अंततः चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में पर मिलती है। यह मिथन कोट में मिलती है। चिनाब नदी जो अंततः सिंध नदी पर कहाँ मिलती है? मिथन कोट में मिलती है। कोसी मैदान सॉरी अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर नवंबर में ज्यादा वर्षा किधर होता है? कोरोमंडल तट पर ज्यादा वर्षा होता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। 30 मीटर है कि 300 मीटर? 30 मीटर लगता है, पता नहीं 300 मीटर। कोसी मैदान की औसत तल से समुद्र की ऊंचाई 300 मीटर है। 30 मीटर होगा। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। बांग्लादेश में स्थित है यमुना, पद्मा, मेघना, दोबार की सागर तल की ऊंचाई कितना है? 20 से 50 मीटर है। बांग्लादेश में स्थित यमुना में पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। चंबल नदी के प्रवाह तंत्र को प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह है। चंबल नदी के प्रवाह तंत्र को क्या कहते हैं? अध्यारोपित प्रवाह कहते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। कृष्णा गोदावरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जो विवाद नदी है, यह नदी का नाम है कृष्णा गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी जो कृष्णा गोदावरी का विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। उथला झील कौन है? खारी झील उथला झील है। उथली झील खारी झील है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। बड़ी नदी द्रोणी में से क्षेत्र में दृष्टि सबसे छोटा द्रोणी कौन सा? साबरमती है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र में दृष्टि सबसे छोटी नदी द्रोणी साबरमती है। सबसे छोटा नदी द्रोणी साबरमती है। गोदावरी की सहायक नदी का नाम बेन गंगा। गोदावरी का सहायक नदी का नाम बेन गंगा। क्यों इसका बेन गंगा? गोदावरी दक्षिण भारत का गंगा है। दक्षिण भारत की गंगा का नाम गोदावरी है। इसका सहायक नदी क्या हो जाएगा? बेन गंगा। गंगा वाला नाम मिलेगा सहायक नदी में। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट सरोवर आंध्र कट में है। हरिके पंजाब में है। नल सरोवर गुजरात में है। वेल्हांसल जो तमिलनाडु में है। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है उत्तरी कोयल है। वह उपनदी जो गंगा नदी का भाग है, यह उत्तरी कोयल है। वह नदी जो गुजरात की आशा कहलाती है नर्मदा गुजरात की आशा कहलाती है, आस कहलाती है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है इंडो बर्मा सबसे पुराना नदी तंत्र है। कावेरी नदी की ऊंचाई कितनी है? कुल लंबाई कावेरी नदी की कुल लंबाई है 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 802 किलोमीटर है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर है। सोन नर्मदा तथा महानदियां का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी से हुआ है। सोन नर्मदा और महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में मैकाल पहाड़ी से हुआ है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है। सबसे उत्तर में कौन सा? गंगा के दक्षिण में नर्मदा, नर्मदा के दक्षिण में महानदी, महानदी के दक्षिण में गोदावरी, गोदावरी के उत्तर में महानदी, महानदी के उत्तर में नर्मदा, नर्मदा के उत्तर में गंगा हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी है। गंगा सबसे उत्तर में है, यह दक्षिण को प्रवाहित होती है। और नर्मदा है गंगा का उत्तर में, गंगा के दक्षिण में है नर्मदा। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र का नाम गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला उपवाह तंत्र का नाम गंगा नदी तंत्र है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम कौन है? गंगा उत्तर में है, उसके दक्षिण जाएंगे तो नर्मदा, नर्मदा से दक्षिण जाएंगे तो महानदी, महानदी के दक्षिण जाएंगे तो गोदावरी हो जाएगा। सबसे गोदावरी दक्षिण में हो जाएगा, गंगा सबसे उत्तर में हो जाएगा। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र का नाम गंगा नदी तंत्र है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियां के पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम क्या होगा? सोन सबसे
पश्चिम में है। इस सोन के पश्चिम से पूरब की दिशा में बता रहा है ना, पश्चिम से पूरब दिशा में। तो सोन से पूरब में है पुनपुन, पुनपुन के पूरब में फल्गु, फल्गु के पूरब में हो जाएगा सकरी नदी हो जाएगा। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है वो नदी का नाम पुनपुन है। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में होता है ऐसा। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी है। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी है बंगाल की खाड़ी में। भारत में यारलुंग भारत में यारलुंग जंगबो नदी नदी को जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जंगबो नदी के नाम से जानते हैं। हिमालय हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदी का नाम ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हिमालय को काट कर आने वाली नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। गंगा नदी के किनारे बसे शहर में कानपुर है, पटना है, सभी शहर गंगा नदी किनारे में। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है कोसी नदी से। सबसे अधिक नदी जो परिवर्तन करता है कोसी नदी के परिवर्तन है, नदी पथ परिवर्तन करने वाली है। वह नदी जो भरंस द्रोणी से होकर बहती है नर्मदा। वह नदी जो भरंस द्रोणी से होकर बहती है वह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का अपवाह निर्धारित होता है अब भरंस भरंस घाटी क्षेत्र के साथ साथ नर्मदा नदी का प्रभाव निर्धारित होता है भरंस घाटी के क्षेत्र के साथ साथ होता है। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती। पश्चिम की ओर होता है। भूमि बंधित नदी कौन है? लूनी। लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलने नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जिसका उद्गम है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो हिमालय को काट कर बहती है। दामोदर नदी निकलती है छोटानागपुर के प्रहार से। दामोदर नदी छोटानागपुर प्रहार से निकलती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी का। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी सहायक नदी है गोदावरी नदी का। जुआरी नदी प्रभावित होती है गोवा राज्य में। गोवा राज्य में जुआरी नदी प्रभावित होती है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में। यमुना उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का नाम चेनाब नदी पर है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी से मिलकर देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। वहां से गंगा बन जाती है। नर्मदा नदी का मोहाना एस्चुरी बनाता है। नर्मदा नदी मोहाना एस्चुरी बनाता है नर्मदा नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सोन नदी का अमरकंटक से निकलता है। नदी द्वारा बनाई गई नए निक्षेप भू आकृति को जलोढ़ पंख होता है। नदी द्वारा बनाई गई निक्षेप भू आकृति जलोढ़ पंख कहलाती है। भारत का कौन सा नदी जो ज्वारमुख बनाती है? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है यह नदी है यह ज्वारमुख बनाती है। रंगित नदी बहती है सिक्किम में। रंगित नदी सिक्किम में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। बेरीनाग उद्गम स्थल है। बेरीनाग उद्गम स्थल है झेलम का। झेलम का उद्गम स्थल बेरीनाग है। झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग। मन मंधोला नदी बहती है गुजरात में। मंधोला नदी गुजरात में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी है। गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम नर्मदा है। वह नदी जो दिल्ली में है यमुना नदी दिल्ली में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है। दोनों नदी की लंबाई बराबर है, 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का। यमुना का गंगा का है 2525 शायद है। अमरकंटक से उद्गमित है। अमरकंटक से निकला हुआ नदी का नाम नर्मदा है, सोन नदी है। ये सभी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वह बन जाता है सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से बनता है सुंदरवन बनता है पश्चिम बंगाल में। जिस नदी के खड़े पार्थव गहरी व सर्किट घाटी को कहते हैं महाखट्ट कहते हैं महाखट्ट। जिस नदी के खड़े पार्थव गहरी व संकीर्ण घाटी होती है उसे महाखट्ट कहते हैं।
भारत में जिस नदी का बेसिन सबसे अधिक है, गंगा का बेसिन सबसे ज्यादा है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है, चंबल नदी पूर्व से पश्चिम प्रभावित नहीं होती है। सतलुज नदी का उद्गम है चीन में। सतलुज चीन से निकलता है। नदी नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, गोदावरी, दक्षिण का गंगा गोदावरी। सतलज, चिनाब और रावी सहायक नदी है सिंधु की। सिंधु का सहायक नदी नाम है सतलज, चिनाब और रावी नदी है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम चिनाब है। सिंधु का सबसे लंबा सहायक नदी चिनाब है। लोटक झील जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है मणिपुर में। लोटक झील झील तैरता हुआ द्वीप है जो कहाँ पे, मणिपुर में है लोटक झील। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है भागीरथी के नाम से। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानसून एवं वर्षा। मानसून और वर्षा, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। यह स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो सार्वन वर्षा। मैंगो सार्वन वर्षा जो है यह वो ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में होता है। इसे हम लोग जानते हैं कैसे, मैंगो सार्वन वर्षा के नाम से। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवाती की उत्पत्ति होती है 8 से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य में। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है 8 से लेकर 15 उत्तरी अक्षांश के मध्य में होता है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु C2 है। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार का जलवायु C2 है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरामंडल तट है। कोरामंडल तट में शीतकाल में ज्यादा वर्षा होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। शीतकालीन वर्षा क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है उत्तर पश्चिम भारत में। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात से होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG है। उत्तर बिहार की जलवायु बोला CWG, और बोला था पूर्व बिहार का जो बताया था बोला था C2 बोला था। पूर्वी बिहार का जलवायु C2 बताया था, और कोपेनहेंग ये बताया था कि उत्तर बिहार का जो बताया था CWG था। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसके जलवायु में विभिन्नता। कारण क्या है? ऊंचाई में विभिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है इनके, परंतु जलवायु का जो भिन्नता क्यों होता है? क्योंकि इनके ऊंचाई में भिन्नता है। जाड़े के मौसम में बारिश होता है तमिलनाडु में। जाड़ा का मौसम में बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। मौसम मौसम भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या होता है? स्थल तथा समुद्र का विभेदन तापन होता है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन का कारण है स्थल और समुद्र का विभेदन तापमान होता है, इसलिए मानसून प्रभावी होता है यहाँ पे। भारत में शक्तिशाली एलनिनो है सूखे का। भारत में शक्तिशाली एलनिनो कारण है सूखे का है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी से। वह अब्दाब से बनने से लगभग 5 जून को। भारत में मानसून प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी से। 5 जून से बारिश शुरू होता है भारत में। पालर पानी है वर्षा जल। वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है पक्षाप शीरस बादल। बादल जो है सबसे ऊंचाई पर होता है पक्षाप शीरस। बिहार की सर्वाधिक औसत ऊंचाई, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है मानसीराम में। मानसीराम मेघालय में जब सबसे ज्यादा वर्षा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया गया मानसीराम मेघालय में। बिहार में ज्यादा वर्षा किशनगंज में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होती है भूमध्य सागर के उत्पन्न से होता है। भारत की जलवायु कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को कहते हैं आम्ल वर्षा जो है आम्ल वर्षा कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के समय में होता है, आम्ल वर्षा होता है। भारत में लौटते मानसून को ऋतु अवधि अक्टूबर नवंबर में। भारत में लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर में होता है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से पाई जाती है पश्चिम विक्षोभ के कारण। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है पश्चिम विक्षोभ के कारण होता है। पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पर्व की वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून वर्षा को काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर कहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन पृष्ठ मुख्य रूप से किस रूप से जानी जाती है? पश्चिम विक्षोभ है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से जानी जाती है? पश्चिम विक्षोभ के कारण से जानी जाती है। भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? यह है अल नीनो साउथ ओशिएशन है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन में वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वन क्षेत्र।
एशिया एशिया माइनर के भूमध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी को टॉरस कहते हैं। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी को टॉरस कहते हैं। हिमालय में बालुत बालुत एवं बुरांस पेड़ लगाए जाते हैं। हिमालय में बालुत और बुरांस पेड़ लगाए गए हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के प्रकार वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा वन यही है। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पश्चिम पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन कौन से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन का नाम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र मिजोरम में, प्रतिशत से अधिकतम वन मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाला है और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक घना पतझड़ वाले क्षेत्र है, जंगल है, जंगल से घिरा हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग, पठार, सह्याद्री में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग, सह्याद्री, पठार में। मानसूनी वन छोटानागपुर, पठार, शिवालिक में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन छोटानागपुर, पठार, शिवालिक में। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिम हिमालय, नीलगिरी में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। कच्छ मैंग्रोव वन जो है पश्चिम बंगाल और तराई के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल तराई के क्षेत्र में कच्छ मैंग्रोव वन है। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिम हिमालय, नीलगिरी में है। मानसून वन छोटानागपुर, पठार, शिवालिक में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलांग, पठार, सह्याद्री में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल कितना है? 21.7%। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार था, अभी तक 25 पॉइंट कुछ हो गया है। सुंदर वन क्षेत्र है सघन मैंग्रोव का, सुंदर वन क्षेत्र है सघन मैंग्रोव वन का। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र है सुंदर वन है। गंगा डेल्टा का सदाबहार वन क्षेत्र सुंदर वन है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण जो है यह है बृहद पैमाना पर योजना का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और लकड़ी का जलाने की लकड़ी का कारण, ये सभी वनस्पति और जीवों में कमी का वैध कारण है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन जंगल ज्यादा है। मध्य प्रदेश में घास के मैदान, झाड़, जंगल, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों द्वारा समुदाय सभी संबंधित है, अवर्गीकृत वन से संबंधित है। मैंग्रोव वनों में विशेषता संबंधित है दलदल, कीचड़, खारा जलीय आदर्श आवास, पौधे के जड़ पानी के अंदर डूबी रहती है, यह सभी मैंग्रोव वन के उदाहरण है। पौधे की जो जड़ होती है हमेशा पानी में डूबी रहती है, उसको मैंग्रोव वन बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन है। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं असम में। असम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुंबा देवी मैंग्रोव महाराष्ट्र में। मुंबा देवी मैंग्रोव महाराष्ट्र में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल आंध्र प्रदेश में। भारत का सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम टाइगर है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन है। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, अवस्थित है गुजरात में। गिर गुजरात में। एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में है। संरक्षित वनस्पति कच्छ वनस्पति जो गोवा में है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर होते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नंदन कानन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है सफेद बाघ के लिए। नंदन कानन प्रसिद्ध है सफेद बाघ के लिए। शिमली पान मुख्यतः प्रसिद्ध है हाथी के संरक्षण के लिए। जिस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम, हरियाणा में कुल वन न्यूनतम है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं प्रकार है, जिसमें पहला प्रश्न है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक होता है धुआंरे वतीमुख होता है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि का वन रोपण होता है। फलों एवं सब्जी की खेती कहलाती है बागवानी। बादल फटना हिमाचल प्रदेश में घटना होती है, यह है। बाढ़ जो उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में आता है। भूकंप हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आता है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में आता है। चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तर उड़ीसा में था। चक्रवात जो है झारखंड उड़ीसा में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। भूकंप जो है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। और बाढ़ जो आता है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान एवं शैल एवं मुद्रा है। मिट्टी, काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में है ज्यादा। लाल लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काजू के फसल के लिए लाल लेटराइट मिट्टी प्रयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में पाई जाता है ज्यादा।
गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मुद्रा को लोएस मुद्रा कहते हैं। गर्म रेगिस्तान तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मिट्टी को लोएस मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है तटीय मैदान और उत्तरी भारत के मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी है। तटीय मैदान और उत्तरी भारत के मैदानी उत्कृष्ट मृदा जलोढ़ मिट्टी है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। जलभृत कहलाती है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टान कहलाती है। जलभृत कहलाती है। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है। प्रायद्वीपीय भारत जिस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत लाल मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत जिस जोनल मिट्टी के प्रकार में अंतर्गत लाल मिट्टी है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है जलोढ़। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जलोढ़ कहलाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहा के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लोहा के कारण। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में पुराने जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं केरल कैवाल मिट्टी के नाम से। गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं केरल कैवाल मिट्टी के नाम से। क्वार्टरजाइट रूपांतरित से बना होता है बलुआ पत्थर। क्वार्टरजाइट रूपांतरित से बना होता है बलुआ पत्थर। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाई जाती है रामेश्वरम में। भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ पाई जाती है रामेश्वरम में। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। संगमरमर क्या होता है? कायांतरित चट्टान होता है। संगमरमर कायांतरित चट्टान होता है। गंगा का मैदान डैश से भरा है जलोढ़ मिट्टी से। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। मिट्टी का पलवार करना संबंधित है। पुलावर जो होता है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में, मिट्टी की नमी में बनाए रखने के लिए। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक गुजरात राज्य में। काली मिट्टी कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है। भारत के राज्यों में काली मिट्टी वृहद क्षेत्र महाराष्ट्र में ज्यादा महाराष्ट्र में, लेकिन कर्नाटक और गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। केरवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर है। कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा निर्मित मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। दोमट लोम मिट्टी का मिलना बालू चिकना और पाशुकण के कारण क्या बनता है? दोमट मिट्टी बनता है। पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में पौधा को सबसे अधिक पानी मिलता है। कोशिका केसिका सबसे अधिक प्रभावी होती है चिकनी मिट्टी में। केसिका सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। काला मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को जो क्या बोलते कॉफी था या काजू के लिए उत्पादन में था। गंगा के मैदान के सबसे पुरानी कछारी मिट्टी बांगर होती है। गंगा के पुरानी मैदान कछारी बांगर होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र कपास के लिए प्रसिद्ध। काली मिट्टी कपास के लिए, या काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। धूसर और भूरी जमीन पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक सिंचाई एवं नदी घाटी भी योजना, जिसमें है गंगा नहर से राजस्थान राज्य में सिंचाई होती है। गंगा नहर से राजस्थान राज्य में सिंचाई होती है। भारत का सबसे बड़ा नहर बांध क्या बोलता है? रबर बांध कहाँ बना है? फल्गु नदी पर रबर बांध है। रबर बांध फल्गु नदी पर है। गांधी सागर बांध स्थित चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल नदी पर। हीराकुंड बांध बनाया गया था महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध है भागीरथी और भिलंगना के बीच में, नदी के संगम पर टिहरी बांध है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। तलैया बांध जो है बराकर द्वारा निर्मित है। भाखड़ा नंगल बांध बनता है सतलुज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर है। पोंग बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की फुंगुटो नदी का जल विद्युत परियोजना है दीची है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध अवस्थित है उड़ीसा में। निम्मो बगजो नामक बांध स्थित है सिंधु नदी पर। निम्मो बगजो नामक बांध सिंधु नदी पर स्थित है। मेघा पाटेकर का संबंध सरदार सरोवर परियोजना से। मेघा पाटेकर का संबंध था सरदार सरोवर परियोजना से। कुरनुल कुप्पा नहर निकलती है तुंगभद्रा नदी से। कुरनुल कुड्डुप्पा नदी निकलती है तुंगभद्रा नदी से। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। टिहरी उत्तराखंड में है। गंगा नहर से जिस राज्य में सिंचाई होती है राजस्थान में। गंगा नहर से सिंचाई होती है राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम टिहरी बांध है। टिहरी बांध को पानी मिलता है भागीरथी नदी से। टिहरी बांध को पानी भागीरथी नदी से। गंगा सागर बांध चंबल परियोजना का है। चंबल परियोजना का बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में आई थी, बनाई जा रही है चिनाब नदी पर।
बगनिहाल हाइडल परियोजना जो हाल में खबरों में आई थी, बनाई जा रही है चिनाब नदी पर। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। रामागुंडम बांध है गोदावरी नदी पर। रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध एक नदी स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर है। रंगा नदी बांध स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी बांध अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग क्या होता है? सिंचाई से। भारत का पानी ज्यादा उपयोग होता है सिंचाई में होता है। भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत का लंबा नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। परंपरागत सिंचाई पद्धति नहीं है। ड्रिप प्रणाली परंपरागत सिंचाई प्रणाली नहीं है। हीराकुंड बांध बनाया गया था महानदी पर। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तेलंगाना में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा सागर प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में। चंबल नदी पर राणा सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। कोयना बहुउद्देश्य परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना बहुउद्देश्य परियोजना महाराष्ट्र में है। तत्व परियोजना मध्य प्रदेश में। रिहंद परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश में। रिहंद उत्तर प्रदेश में। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में। काकरपारा परियोजना गुजरात में। काकरपारा परियोजना गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया था सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का जो नाम है यह स्वामी राम तीर्थ सागर है। सेलेसलम रिजर्वायर स्थित है गोवा में। सेलेसलम रिजर्वायर गोवा में है। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में पोंग है। तालाबों का सर्वाधिक सिंचित भूमि तमिलनाडु में। तालाब से सिंचित भूमि तमिलनाडु में है। गंडक नदी तथा तालाब तथा तमिलनाडु। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी में त्रिवेणी नहर स्थित है। बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर स्थित है गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना नदी स्थित है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कृष्णा नदी पर। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना जो त्रिवेणी नदी से पानी आता है। भारत में सिंचाई का क्षमता जो 47.78% पूरा लघु एवं बृहद परियोजना से होता है। भारत में सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु और बृहद परियोजना से होता है। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तेलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तेलैया बांध बनाया गया बराकर नदी पर बनाया गया। सारण सारण सिंचाई नहर स्थित है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से निकलती है। हीराकुंड बांध तो महानदी पर है। दामोदर घाटी निगम स्थापित है 1948 से दामोदर घाटी निगम स्थापित किया गया था। भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान का। पंजाब हरियाणा राजस्थान का भाखड़ा नंगल परियोजना संयुक्त परियोजना पंजाब राजस्थान और हरियाणा का है। नेक्स्ट टॉपिक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में। जैसे भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है। कोयली जो है भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है। भारत में निम्न राज्यों में कोयले का प्रमुख भंडार है। झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कोयला का भंडार ज्यादा है। झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोयला है। निम्न में से कोरंडम और कोरोलाइट है जो एल्यूमिनियम का जो है कोरंडम कोरंडम और कारियोलाइट धातु का अयस्क एल्यूमिनियम है। लोहे का अयस्क का नाम क्या है? लिमोनाइट है। लोहा का अयस्क लिमोनाइट है। बेलाडीला खान जो है लोहा इसके लिए बेलाडीला है। बेलाडीला लोहा खान छत्तीसगढ़ में बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहा खान है। कारापुट खान भारत में स्थित है उड़ीसा राज्य में। कारापुट खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। कारापुट खान जो है उड़ीसा राज्य में। कोडरमा अभ्रक उत्पादक राज्य झारखंड में। कोडरमा अभ्रक उत्पादक झारखंड में है। मयूरभंज खान लोहा के लिए जाना जाता है। कोडरमा खनन अभ्रक के लिए। मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित कोयला सिंगरौली कोयला। मध्य प्रदेश में कोयला खान जो सिंगरौली है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। तांबा का उत्पादन में तीसरा नंबर पर झारखंड है। कोरापुट प्रसिद्ध है बॉक्साइट हेतु। कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा कोयला खान छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला खान कोरबा कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार। केरल में थोरियम का भंडार रहते हैं। थोरियम केरल में। कुलगड्डी के लिए प्रसिद्ध है सोना कुलगड्डी के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक में हो रखता है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अमीर राज्य झारखंड है। कोयला का उत्पादन और भंडार में भी ये झारखंड सबसे आगे है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। सोना का ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है।
नमफुलुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। नमचिक नमफुलुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। कोयला कोयला क्षेत्र कौन सा है? नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। बालाघाट खान स्थित है मैंगनीज के लिए। बालाघाट खान मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जानते हैं। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जानते हैं। चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे। चादरी अभ्रक में भारत विश्व में अग्रणी है। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में ज्यादा लोहा उत्पादन होता है भारत में। तलचर कोयले की खान स्थित है उड़ीसा में। तलचर कोयला का खान उड़ीसा में स्थित है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है एंथ्रेसाइट कोयला में। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। सोने की खान कर्नाटक में स्थित है कोलार जिला में। कोलार जिला में सोने का खान है। शनिवार प्रमुख है इसका पारा का शनिवार है। लिग्नाइट कोयला निम्न स्तर का कोयला लिग्नाइट कोयला होता है। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन में मध्य प्रदेश मैग्नीज में ज्यादा उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश है। धात्विक खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। धात्विक खनिज मैग्नीज है और इसका उत्पादन ज्यादा करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश है। म से मैग्नीज, म से मध्य प्रदेश, म से मैग्नीज होगा। ठीक है। तालचर तालचर जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है कोयला। कोयला के लिए तालचर प्रसिद्ध है। भारत जिस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर ग्रेनाइट ग्रेफाइट के उत्पादन भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट के लिए। जावर के खाने प्रसिद्ध है। जस्ता के लिए जावर जैसे जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक कोयला निकलते हैं झारखंड से। नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य गुजरात में ज्यादा नमक का होता है। गुजरात का नमक साबरमती हो ना, महात्मा गांधी नमक उत्पादन उनसे कहते हैं। पल्लीवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल में। केरल में पल्लीवाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है। पल्लीवाल वासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है केरल में। वह परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत में द्वारा निर्मित किया गया। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा जो ऐसा पूर्णतः जो भारत द्वारा निर्मित किया गया कलपक्कम को से तमिलनाडु में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में आजादी के एक साल बाद हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में। लोनावाल जल विद्युत संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनावाल जल विद्युत संयंत्र स्थित है। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया था तिरुवनंतपुरम में तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया है। डंबी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। डंबी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीनबंधु दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में जो है यह है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन स्थित है यमुनानगर हरियाणा में है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडुकुलम है। भारत के किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन ताप विद्युत से ज्यादा उत्पादन होता है? विद्युत इलेक्ट्रिक ज्यादा उत्पादन होता है ताप विद्युत से होता है। तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति के केंद्र के लिए तारापुर है। आणविक शक्ति के लिए तारापुर स्थित है। महाराष्ट्र पे शायद है तारापुर महाराष्ट्र में है शायद। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुआ था दार्जिलिंग में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति शुरू हुआ था। सर्वाधिक लोहा उत्पादन उड़ीसा में होता है। मुंबई हाई स्थित है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध मुंबई हाई। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान है पन्ना में। हीरे का खान जो है पन्ना में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पन्ना हरियाणा में मध्य प्रदेश में है। नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के उत्तर प्रदेश में नरोरा है। नाथपक्की झपकी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में जो है नाथपा झकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। भारत का परमाणु संयंत्र स्थापित तारापुर में जो महाराष्ट्र में है। तारापुर केंद्र आणविक शक्ति का केंद्र है। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए तांबा के लिए झारखंड का घाटशिला खदान खनिज जो है उत्पादन होता है क्या? तांबा का होता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है शुष्क बैटरी में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति पाई गई है खंबात की खाड़ी में। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। धनबाद उत्तर झारखंड का धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन संसाधन है गैर नवीकरण का जीवाश्म ईंधन संसाधन है। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम जो है मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। जो थोरियम पाया जाता है केरल में। राजस्थान के नागौर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% सर्वाधिक उत्पादन होता है जिप्सम का जो उत्पादन होता है राजस्थान के नागौर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर 80% जिप्सम का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। पृथ्वी क्या बोलते हैं पश्चिमी सिंहभूम में चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लोह खनन के लिए सिंहभूम जो उड़ीसा का जो चिरिया पश्चिम सिंहभूम में स्थित जो चिरिया सबसे प्रसिद्ध है स्थित क्योंकि लोह खनन के लिए है।
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापार के रूप में वर्णित है खनिज है टाइटेनियम है। इल्मेनाइट है जो भारतीय तटरेखीय रेखा के साथ व्यापक रूप से क्या बोलते हैं वितरित किया गया खनिज है टाइटेनियम है। भूमिगत कोयला का दहन होता है झारखंड राज्य में। भूमिगत कोयला का दहन झारखंड राज्य में होता है। तांबा ऐश का सबसे बड़ा भंडार कहाँ राजस्थान में है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण ऐश का कौन बॉक्साइड है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन है इल्मेनाइट है। वह पर्वतीय स्टेशन जहां भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति की गई दार्जिलिंग से शुरू हुआ था। वह शहर जो असम के तेलिया शहर के नाम जानते थे हाई दिग्बोई को असम में तेलिया शहर के नाम से दिग्बोई को जानते हैं। दिग्बोई को जाना जाता है असम में तेलिया शहर में दिग्बोई को। भारत में लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा में है। भारत में लो एस का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा में है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। राजस्थान में स्थित खतरी खान स्थित है तांबा के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा की क्षमता है तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली में। तुम्बल्ले खान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कहते हैं अवस्थित आंध्र प्रदेश में तुलनपुर खदान है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन में गुजरात है। लोएस्ट का बेलेडिला हेमाटाइट के लिए है। भारत में कोयला भूकंपीय शैल में पाए जाते हैं गोंडवाना हो गया। ज्वारी शक्ति परियोजना भवनार में है। भारत में कोयले का स्टार हाउस है झरिया क्षेत्र में कोयला। लाख लाख क्या बोलते हैं लाख का सर्वाधिक उत्पादक झारखंड में होता है 60%। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे का खाना अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादित मुंबई हाई में होता है। बेरेडिला है छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाया जाता है दामोदर नदी में। दामोदर नदी में ज्यादा खनिज पाया जाता है। कैमूर पठार पर स्थित है चूना पठार के लिए चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार स्थित है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 12% है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई असम में है। झारखंड में कोयला खनिज होता है झरिया में है। ऊर्जा के ऊर्जा के वाणिज्य स्रोत में विशुद्ध शामिल है जल गैस जल विद्युत और यूरेनियम है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट है जो 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। भारत में तेल संकट हुआ था 1970 से 1980 के दौरान हुआ था। भारत में वाणिज्य ऊर्जा को प्रतिशत पूर्ति करने कोयला 67% है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश राजस्थान में ज्यादा अदरक का उत्पादन होता है भारत का। झारखंड का लो एस का उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है। झारखंड में लो एस के लिए सिंहभूम है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र स्थापित हुआ था शिव समुद्र में। पनबिजली शिव समुद्र में स्थित हुआ था। वह स्रोत जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करता है तापीय है। खनिज अयस्क के निक्षेप में दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है बॉक्साइट मिलता है। खनिज अयस्क के निक्षेप में दंडकारण्य प्रदेश मिलता है बॉक्साइट के लिए। मंगलोर के निकट है और जहां न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगाम न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र मंगलोर के निकट है। कर्नाटक छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के विकसित करने के लिए क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर पाया जाता है। भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल का नाम धारवाड़ खनिजकृत शैल भारत में ज्यादा। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता कहाँ पे तमिलनाडु में है। भारत में वह तेल शोध कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुआ गुवाहाटी में हुआ था। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षेत्र कहाँ पे तमिलनाडु में है। भारत में वह तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से हुआ था गुवाहाटी हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उद्योग एवं व्यापार को। पीसीआरए का पूर्ण रूप क्या होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान। पीसीआरए का पूर्ण रूप होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ होता है। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। 10 नंबर टॉपिक है उद्योग एवं व्यापार जिसमें पीसीआरए का पूर्ण रूप होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान होता है। कृत्रिम बंदरगाह स्थित है चेन्नई में। पीसीआरए का पूर्ण रूप क्या होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान होता है। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है चेन्नई में स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान किया जाता है हीराकुंड बांध परियोजना से। राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान होता है हीराकुंड बांध परियोजना से होता है। भारत में सन 1955 में एक जूट उद्योग स्थापित हुआ था रिसरा कोलकाता में। भारत में सन 1855 में जूट उद्योग स्थापित किया गया था रिसरा कोलकाता में किया गया था। बोकारो और भिलाई लो एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुआ सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो और भिलाई लो एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला में। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र राउरकेला में है।
स्थान पर अवस्थित नेपनगर में है, गुजरात नेपनगर में होगा, शायद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का वह वस्त्र उद्योग का नाम बताइए, भीलवाड़ा है। वस्त्र उद्योग केंद्र भीलवाड़ा में है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी कर्नाटक है। कहवा में कर्नाटक, कैसे कर्नाटक, कैसे कहवा, कैसे कॉफी, सॉरी कॉफी नहीं, कपास। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाना पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित है खैतियारी में। भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड को मोकामा में है। जिसको संयंत्र के नजदीक स्थित टाटा नगर में टिस्को। में कार उद्योग जो है विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। भारत में कार उद्योग, जो कोर उद्योग क्या है, विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम है। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित एल्युमिनियम उद्योग मूरी में है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह माल है भार श्रम मूलक। भार श्रम मूलक कपास उद्योग के लिए माल, कच्चा माल इसमें क्या हो, भार श्रम मूलक होते हैं। लोह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है बोकारो में। लोहा इस्पात उद्योग बोकारो में है। भारत में पहला सीमेंट फैक्ट्री खोला गया था चेन्नई में। बोकारो और भिलाई लोह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुआ है सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो और भिलाई को जो परियोजना स्थापित हुआ था यह सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। 1855 में देश का पहला जूट मिल स्थापित हुआ था कोलकाता में। पहला जूट मिल स्थापना 1855 में जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। विश्वरैया लोह इस्पात लिमिटेड राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात में अपेक्षा होती है। भारत का जो इस्पात जो है उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात में अपेक्षा होती है। नांगल जाना जाता है, उर्वरक के लिए नागल जाना जाता है। भारतवर्ष का निरिनमती तेल शोधक कारखाना असम में है। निरिनमती तेल शोधक कारखाना असम में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना संयोग से स्थापित किया गया। इंग्लैंड की सहायता से दुर्गापुर की स्थापना किया गया। मध्य प्रदेश के नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है। मध्य प्रदेश के नेपानगर जो है न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा का मिल खोली गई थी कानपुर में। ऊनी कपड़ा कानपुर में खोला गया था। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित किया गया था, डिगबोई में हुआ था। राउरकेला लोह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में स्थित है। डीजल के रेलवे का इंजन बनाता है वाराणसी में। डीजल के रेलवे का इंजन बनाने जाते हैं वाराणसी में। अखबारी कागज के उद्योग के लिए विख्यात है नेपानगर। अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिग्रहण किया आर्सेलर ने लक्ष्मी मित्तल है वह कंपनी का अधिग्रहण किया, आर्सेलर है। हजारी उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस है। हजारी उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस के लिए। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं पैराम्बूर में। पैराम्बूर में रेलवे के यात्री डिब्बा निर्मित होते हैं। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल स्थित है भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में था। भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड स्थित है भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क पुल स्थित है 4000 मीटर पर। मनाली से लेह तक बनी विश्व के सबसे ऊंचे सड़क पुल जो है यह 4000 मीटर पे है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु का लंबाई कितना है, 21.8 किलोमीटर है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु का लंबाई कुल है 30.8 किलोमीटर है। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा है सिलचर और पोरबंदर है। दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है सिलचर और पोरबंदर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है, 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग जो रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर, रेलवे पुल बन रहा है चिनाब नदी पर, बन गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। भारत का 13वां बंदरगाह प्रसिद्ध प्रधान बंदरगाह स्थापित किया गया महाराष्ट्र राज्य में। 13वां बंदरगाह बना महाराष्ट्र में। पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद अब प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में भी है। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर में, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। भारत के बड़े बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है। कांडला बंदरगाह भारत के बड़े बंदरगाह में कांडला जो है का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम पर रखा गया। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है NH 07 है। NH 07 है।
वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया और इलाहाबाद प्रयागराज से। हल्दिया इलाहाबाद प्रयागराज से जो सर्विन चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से। मध्य रेलवे हाजीपुर। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में हुआ था। मार्मोगांव पतन स्थित है गोवा में। बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। 5.5 फीट। भारत के कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय मार्गों के 2% है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत 2% है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। भारत में प्रथम रेलवे मुंबई से मध्य थाने में चला था। मुंबई से थाने के मध्य चला था। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट निर्माण राज्य में उत्तराखंड में। चारधाम 900 किलोमीटर का चारधाम जो है प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था कोलकाता में। भूमिगत रेलवे पहला कोलकाता में। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर अवस्थित है, गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु स्थित है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर कन्याकुमारी से। श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से। बृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। जिस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार हुई थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है। जिस कंपनी रेलवे का शुरुआत पहला बार ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का हुआ था। सबसे सबसे अंदर भूमि द्वारा घेरा पतन कौन सा? विशाखापत्तनम में। सबसे अंदर भूमि द्वारा घेरा पतन का नाम विशाखापत्तनम है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक जो है NH-19 है। पूर्व में NH-2 था। भारत का रेलवे नेटवर्क में विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सबसे बड़े तीन है यूएसए, सॉरी रूस है पहला 1 नंबर में, तब उसके बाद अमेरिका, फिर कनाडा है, तो उसके बाद भारत है चौथा नंबर में रेलवे नेटवर्क में है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंटर ट्रेकिंग रेल परिवहन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। सड़कों का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। राजमार्ग में 8 है जिन नगरों को जोड़ता है दिल्ली से मुंबई को। मुंबई से थाने के मध्य पहला ट्रेन जो 1853 में चला था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैरंबूर में है। भारत में रेलवे स्टेशन की लंबाई लगभग जो है 7000 किलोमीटर है। 7000 किलोमीटर है। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती थी। हावड़ा मुंबई के बीच में गीतांजलि एक्सप्रेस चलती थी। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। कोच्चि बंदरगाह स्थित है केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम शताब्दी वर्ष से संबंधित है जवाहरलाल नेहरू ने। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम शताब्दी वर्ष के संबोधित करते किए थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के जिस अमेरिका के कच्चे तेल का सबसे पहला निर्भीक शिपमेंट पहुंचा है पारादीप के बंदरगाह से पहुंचा। भारत का अमेरिका के लिए कच्चा तेल पहला शिपमेंट पहुंचा हुआ पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था। अरंगप्पा शिप सर्वप्रथम शहर में बीच में मुंबई से गोवा में। अरंगप्पा शिप मुंबई से गोवा के बीच में। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस बन गया ट्रेन 18 का नाम। नहासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में। हल्दीबाड़ी चिल्हट रेल लिंक भारत का जिस राज्य में है बांग्लादेश से। हल्दीबाड़ी चिल्हट रेल भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम में। रोपवे का असम में हुआ है सबसे लंबा जो। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है सिलचर। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग सिलचर का है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। भारत के प्रथम रेल टर्मिनल का नाम था छत्रपति शिवाजी रेल टर्मिनल था। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या 18 है। 2013 के अनुसार 18 है। नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन, जिसमें गृह क्रांति संबंधित है उर्वरक से। एक जायद फसल चारा जायद फसल है। लाख कीट का एक शहरी सारावन लाख होता है। कॉफी के लिए मशहूर है कोडांगू कॉफी के लिए मशहूर है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण कटिबंधीय होती है। नदी में उगाई जाने वाली फसल जो है सिंघाड़ा, कमल और मखाना है। नदी में उगाई जाने वाली फसल का नाम है सिंघाड़ा, कमल और मखाना है। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु भूमध्य सागरीय। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु भूमध्य सागरीय है। पोमोलॉजी का अध्ययन, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल कहते हैं। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज के पोषक तत्व से भरपूर सूखा सहिष्णुता, कम पानी और कीटनाशक और आवश्यकता होती है। पर्यावरण के अनुकूल है। गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है। मोटा अनाज चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल भी कहा जाता है मोटा अनाज को, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जायद फसल कौन है? मूंग, उड़द, तरबूज और मूंग, उड़द ये सभी जायद फसल है। भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान में होता है। मोटा अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है।
प्रमाणिक पोषक इकाई मापन इकाई होती है भूमि की वहन क्षमता। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन जो है भूमि की वहन क्षमता है। उड़ीसा का स्थानीयकरण झील कृषि पोंडू है। उड़ीसा का स्थानीयकरण कृषि पोंडू है। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल 50% है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत योग्य कृषि योग्य भूमि 50% मध्य प्रदेश में। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य फसल कौन? चावल गेहूं मक्का होता है। बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब के मध्य में चावल गेहूं मक्का होता है। भारत में कपास का उत्पादन में सबसे आगे गुजरात है। गुजरात बता रहा है कपास में गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। खाद्यान्न ज्यादा चावल है। खाया जाने वाला चावल है सबसे ज्यादा खाद्यान्न में। वर्जनीय तंबाकू के उत्पादन में अधिकार है आंध्र प्रदेश को। वर्जनीय तंबाकू आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है उत्पादन। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में जूट का होता है। भारत में चीनी कटोरा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा। भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में आ गया केरल। केरल रबर के उत्पादन में आ गया। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन होता है। भारत का गेहूं अधिकतम गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में था। भारत के राज्यों का सबसे गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है बिहार उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा पैदा होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध था जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता का अधिकतम उत्पादन करता है चाय का। भारत अपनी आवश्यकता का अधिकतम उत्पादन चाय का करता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसल उगाने को युग्म पैदावार कहते हैं। भारत में चावल का कटोरा से कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश है लेकिन चावल का कटोरा बोलेगा तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र दक्कन ट्रेप है। दक्कन ट्रेप में ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। भदई अगहनी और गर्मी कृषि से संबंधित मक्का। मक्का जो है भदई अगहनी एवं गर्मी कृषि से संबंधित है कौन है? मक्का है। हरित क्रांति को उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं का वृद्धि हुआ था हरित क्रांति में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से था। गंगा के निचले मैदान जिस फसल के लिए आदर्श स्थिति है जूट गंगा के निचले मैदान में जूट का ज्यादा उत्पादन होता है। कहवा कहवा किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है अरेबिका। कहवा अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। कहवा में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। गन्ना प्रति हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन करता है गन्ना उत्तर प्रदेश। जल भराव की आवश्यकता होती है चना धान के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। भारत में सॉरी धान के लिए श्री बुधन जल भराव चावल धान के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जिन्हें फसल हम शीत ऋतु में उगाते हैं रबी फसल को शीत ऋतु में उगाते हैं। खरीफ फसल जो पशु के चारा के रूप में उपयोग ली जाती है ज्वार और बाजरा है। ज्वार बाजरा रबर फसल है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का रबर फसल है। झारखंड में झूम खेती कुरबा होती है। झारखंड में झूम कृषि को कुरबा कहते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 फसल उगाने के पीछे सुविकसित सिंचाई प्रणाली कारण किसान एक वर्ष में 3 फसल उगा लेते हैं। अमन फसल संबंध धान अमन का फसल संबंधित है। मुर्रा नस्ल भैंस की नस्ल को मुर्रा नस्ल बोलते हैं। हमारे देश में गेहूं का अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाला किस्म विद्या है। विद्या जो है हमारा देश में गेहूं और अर्धवामन का उच्च उत्पादन वाला किस्म का नाम विद्या है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना में द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। दूसरा गन्ना में महाराष्ट्र आगे आ गया था 2018-19 में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम में होता है। चाय का उत्पादन असम में ज्यादा होता है। कृषि का कटोरा जलाओ प्रतिरूप प्रचलित है उत्तरी पूर्वी प्रदेश और जनजातीय क्षेत्रों को। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप प्रचलित है उत्तर पूर्वी प्रदेश जनजातीय क्षेत्र में। निमारी नस्ल है गाय की नस्ल का नाम निमारी है। गाय की नस्ल है। क्या बोलते हैं पुंगनूर एक नस्ल है गाय की नस्ल पुंगनूर है निमारी है ये सभी गाय की नस्ल के हैं। जबकि जाफरा भैंस की नस्ल है। भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन केरल में होता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध हॉर्टिकल्चर से। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट के उत्पादन में। भारत में 2019-16 से 15-16 में आम में उत्पादन में सर्वोच्च स्थान उत्तर प्रदेश में ज्यादा आम का उत्पादन होता है। पूसा रूबी का एक किस्म है टमाटर है। पूसा रूबी एक किस्म है टमाटर का है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश में ट्यूबलेप द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबलेप द्वारा होता है। मेघालय के गारो पहाड़ियां जिस फसल के उत्पादन में आगे है संतरा जो है मेघालय का गारो पहाड़िया में संतरा का उत्पादन ज्यादा होता है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल घरेलू पशु जो गाय है गाय को हम लोग बोलते हैं रेड सिंधी नस्ल घरेलू पशु बोलते हैं गाय संबंधित है। भारत में रबर का उत्पादन में सबसे आगे है केरल है। केरल में ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। नारियल भी केरल में होता है रबर भी होता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भारत में उत्पादन कॉफी निर्यात की जाती है 70% भारत में
उत्पन्न निर्यात कॉपी की जाती है 70%। प्राकृतिक रेशम के मुख्य किस्म 4 है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कारण होता है मिल्क ऑफ फीवर होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क ऑफ फीवर रोग होता है। देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया हुआ किसान किसके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर है। 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान को छोटा किसान कहा जाता है भारत में। गाय की गर्भ अवस्था जो है 274 से 280 दिन है। गाय का गर्भ अवस्था जो दिन है 274 से 280 के दिन के बीच में गाय की गर्भ अवस्था होता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु में बाद में बोई जाने वाली फसल का नाम रबी फसल है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल का नाम रबी फसल है। वर्षा ऋतु के बाद रबी फसल बोई जाता है। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक वर्ष के दौरान में ज्यादा फसल उगाने को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। जिस फसल में खेती भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती होता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में होता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत में जंगल गधे घोड़ाखोर पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में जो है गधा पाए जाते हैं गधे। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। रबी की फसल की कटाई मार्च में होता है। रबी की फसल मार्च में होता है। बरसात ऋतु खत्म होने के बाद चालू हो जाता है रबी फसल रोपने के लिए लेकिन खत्ता है मार्च में। झूम है खेती का प्रकार है। भारत में श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। भारत में खरीफ फसल का मौसम है जुलाई से अक्टूबर। खरीफ फसल जुलाई से अक्टूबर में। रबी फसल काटी जाती है मार्च में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश में ज्यादा गेहूं होता है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक फसल है बजरा शुष्क फसल है। गेहूं की फसल है शीतोष्ण जलवायु की फसल का नाम गेहूं है। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। शीतकालीन कृषि कहा जाता है खरीफ और अगहनी फसल को शीतकालीन कृषि कहते हैं। खरीफ और अगहनी कृषि को कहते हैं। बरसात में बोई जाने वाली फसल जैसे धान मक्का इत्यादि है खरीफ फसल है। बरसात में बोई जाने वाली धान मक्का फसल है खरीफ फसल है। तने के काट वाला प्रयोग होता है पुनः उगने के लिए गन्ना का प्रयोग करते हैं। तना काट के लिए गन्ना का प्रयोग। धान के वर्धित किस्म में बासमती है। बासमती धान का किस्म है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। जब मुर्रा जफराबादी मसहान प्रजाति भैंस का है। मुर्रा जफराबादी मसहान जफराबादी मुर्रा ये सभी भैंस के किस्म है। कृषि वानिकी पशुपालन सभी आते हैं। कृषि वानिकी और पशुपालन आते हैं। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से बोई जाती है एगमार्ग। कृषि गुणवत्ता को बताई जाती है एगमार्ग के द्वारा बताया जाता है। सुधा डेयरी संस्थान कहाँ पे को ऑपरेटिव है। सुधा डेयरी संस्थान कोऑपरेटिव में है। बीड़ी जिस पत्ते से तेंदुआ के पत्ता से बीड़ी प्राप्त होता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर होता है। बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर पे आता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पैदावार होता है हल्दी का। उड़ीसा का ज्यादा पैदावार करता है हल्दी का पैदावार करता है। भारत में हरित क्रांति का संबंध था गेहूं का फसल से था। वह फसल जो मिट्टी को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देता है मटर जो है मिट्टी को परिपूर्ण वह फसल जो मिट्टी को नाइट्रोजन से परिपूर्ण करता है। मटर लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव प्रजातियां जिसमें है पहला भरमौर जनजाति का क्षेत्र कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु और नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियां में निवास करने वाली जनजाति का नाम टोडा है। तमिलनाडु के नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति का नाम टोडा है। भोटिया जनजाति उत्तराखंड में भोटिया। गुज्जर जम्मू कश्मीर में। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। दाफला अरुणाचल प्रदेश में। दाफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश में। जो गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर में। भोटिया उत्तराखंड में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। गोवा में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति का निवास स्थान तमिलनाडु में। टोडा तमिलनाडु निवास करने वाली जनजाति है। भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है। गद्दी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में। गद्दी भोटिया उत्तराखंड में भोटिया और गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में जनजाति ये सभी है। बोडो निवास करते हैं गारो पहाड़ी में बोडो निवास करते हैं। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित और गैर अनुसूचित लोगों को कहते हैं मैतई कहते हैं। मणिपुर में मैतई कहते हैं जनजाति को अनुसूचित जनजाति लोगों को। सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। सिद्धि जनजाति। गारो खासी जयंतिया जिस पर्वतीय भारतीय राज्य में पाई जाती है वो मेघालय है। गारो खासी जयंतिया जिस पर्वतीय भारतीय राज्य में पाई जाती है वो मेघालय है। टोडा जनजाति निवास स्थान नीलगिरी पहाड़ी है। टोडा जनजाति का नीलगिरी पहाड़ी में। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान में। जारवा जनजाति पाई जाती है। लेप्चा जनजाति है सिक्किम में। लेप्चा जनजाति समूह मुंडा पाई जाती है झारखंड में। खरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। खरिया मुंडा झारखंड में। भारत में गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। गुज्जर और बकरवाल जनजाति। नेक्स्ट टॉपिक है विविध में जिसमें भारत के किस राज्य में खनिज लवण का राज्य कहते हैं। उड़ीसा को खनिज लवण का राज्य कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। मध्य प्रदेश का ज्यादा लंबा सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी को परिभ्रमण गति जो कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है।
विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है सागर से दूरी। विषम जलवायु प्रकार के लिए सागर से दूरी होता है। भारत में शुष्क बिंदु सस्ती बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्र में। शुष्क बिंदु बस्ती मिलता है बाढ़ क्षेत्र में। भारत का स्थलाकृत मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया है, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। भारत में स्थलाकृत मानचित्र संगठन के द्वारा बनाई गई है, ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। वह जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो उसे गहरे चैनल बनाता है। यह गली गली कटाव कहलाता है। गली कटाव है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है तो वह गहरे चैनल बना देता है। यह गली कटाव के कारण होता है। भूसंकलन प्रवृत्ति प्रवण क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में। भूसंकलन प्रवृत्ति प्रवण क्षेत्र जो है यह हिमालय क्षेत्र में है, पश्चिम घाट में और पूर्वी घाट में है। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। जैसलमेर राजस्थान का जो शुष्क स्थान है, शुष्क मतलब सूखा स्थान है। भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। गंगा नदी के तट पर अवस्थित शहर का नाम प्रयागराज है। गंगा नदी के तट पर प्रयागराज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मस्त गंगा के मध्यवर्ती मैदान के जलोढ़ की औसत ऊंचाई कितना है? किसका है? जलोढ़ मिट्टी का औसत ऊंचाई जो है यह है जलोढ़ मैदानी का है, जो औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर तक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितना है जी? जलोढ़ मिट्टी कितना गहराई तक है? 1000 से 2000 मीटर तक है गहराई जलोढ़ मिट्टी का, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से लगातार प्लेट के टकराव से प्रथम बिंदु पहचानते हैं मानसरोवर तिब्बत को। मानसरोवर तिब्बत जो है नवीनतम अध्ययन के अनुसार एशियन प्लेट के भारतीय प्लेट से टकराव के कारण प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया मानसरोवर तिब्बत को। एक द्वीप है, एक द्वीप नहीं है उड़ान नवी मुंबई द्वीप नहीं है, जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं हैदराबाद सिकंदराबाद को। एक प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। भारत में वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि ही है। रांची शहर स्थित झारखंड में, पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। पारादीप है, पारादीप उड़ीसा में है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलोर को जानते हैं, बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी। रामेश्वर में स्थित तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित मेघालय में, चेरापूंजी मेघालय में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में एक है महाराष्ट्र का अंग। विदर्भ विदर्भ एक प्रादेशिक नाम जो भारत में यह है महाराष्ट्र राज्य का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद जो गंगोत्री है, कंचनजंगा, रुड्रम, गंगोत्री, केदारनाथ में यह हिमनद सबसे बड़ा है। दक्षिण गंगोत्री स्थित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाऊ भारत में एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की। भू स्थिर उपग्रह दिशा घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भू स्थिर उपग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। साइलेंट वैली अमुक घाटी है केरल में। साइलेंट वैली अमुक घाटी केरल में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। आईएसटी का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव के कम वर्षा का क्षेत्र होता है, वृष्टि छाया उसको बोलते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन यूरोस्टोनिज ने किया था। इडक्कल गुफा जो कि अम्बुकु पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में। दार्जिलिंग जिसका जिला भाग है पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग। भारत आकार है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर। झारखंड के उत्तर में स्थित बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला पहला राज्य सिक्किम है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल में शेखपुरा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से ही टूट के निकले थे ना। बांग्लादेश के सीमा मिलने वाले राज्य का नाम त्रिपुरा। बांग्लादेश के सीमा से मिलने वाला राज्य त्रिपुरा है। 28वां राज्य नामित किया गया था झारखंड को। महाराष्ट्र राज्य राज्यों से घिरा है, 6 राज्य से। महाराष्ट्र राज्य जो 6 राज्य से घिरा हुआ है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन? राजस्थान। विशालतम क्षेत्रफल राजस्थान का। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा जिला पश्चिम बंगाल है। भारत में पश्चिम तट पर स्थित है, जिसका तट रेखा सबसे लंबा है गुजरात का। ककिन स्टेडियम स्थित है। ककिन स्टेडियम जमशेदपुर में। नगर कांगझोई कहलाता है, कालीकट को कहते हैं। महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को। महलों का शहर जिस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है, अयोध्या सूरी नदी पर बसा है, उसी प्रकार हरिद्वार गंगा नदी पर बसा है। हरिद्वार गंगा नदी पर, सरयू नदी पर अयोध्या और हुगली नदी पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। कन्याकुमारी स्थित तमिलनाडु में। कन्याकुमारी विवेकानंद मेमोरियल रॉक हॉल्ट स्थित तमिलनाडु में। गोलकुंडा स्थित उत्तर आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। भारत में जिस शहर में दूसरे राज्यों के सर्वाधिक प्रवासी आते हैं दिल्ली में सभी राज्यों से प्रवासी आते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को नवाब का शहर कहते हैं। राजेश्वरम मंदिर स्थित है तंजावुर में। राजेश्वर मंदिर स्थित है। राजेश्वरम
गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं। भारत में आर्थिक राजधानी मुंबई है। शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से बैंगलोर है। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जानता है मुंबई, कॉटन पॉलिश के लिए मुंबई है। जिस शहर में गुलाबी शहर, जयपुर को गुलाबी शहर। गोवा अवस्थित है मांडवी नदी के तट पर। गोवा है मांडवी नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली शहर नदी किनारे, यमुना नदी किनारे में है। सूरत जो है तापी नदी के किनारे में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला बीच में स्थित था। सिंधु और झेलम के बीच में तक्षशिला स्थित था। सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था। मिलता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऐसे ही रिवीजन करना है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी-कभी 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी-कभी 1 मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरा जिंदगी बदल देता है। तो भूगोल को खत्म कर दिए हैं। द एंड।